अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ फजल वहाब, यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। डायनामिक्स जो है हमारा आज का नया चैप्टर है और इस चैप्टर के अंदर ये हमारे पास इसका चैप्टर है, यूनिट नंबर 3 है। और इस चैप्टर के अंदर हम एक्चुअली 4 मोशंस ही पढ़ेंगे, काइनेमेटिक्स की तरह ही है, लेकिन इसमें हम क्या करेंगे कि मोशंस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स पढ़ेंगे। यानी एक फोर्स जब लग रही होती है तो उस सूरत में फिर क्या होता है, ठीक है। तो एक्चुअली हम यहाँ पे काइनेमेटिक्स से रिलेटेड यानी मोशन से रिलेटेड ये भी है, लेकिन मोशन अंडर अ सर्टन फोर्स हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से जो है जब फोर्स लगती है तो मोशंस प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है। तो इसका जो सबसे पहला टॉपिक है, चूँकि फोर्स से रिलेटेड है, तो सबसे पहले जो इसका टॉपिक है वो फोर्स है। कहते हैं फोर्स इज द एजेंट दैट चेंजेस द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन ऑफ अ बॉडी, ठीक है। यानी फोर्स वो एजेंट है, ठीक है, कि वो स्टेट ऑफ रेस्ट को, अगर बॉडी रेस्ट में है तो उसको मूव कर सकती है, और अगर बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है तो उसको रोक सकती है या इसके मोशन को तेज़ कर सकती है, ठीक है। तो फोर्स के ज़रिए हम किसी रेस्ट बॉडी को मूव कर सकते हैं या मूव करती हुई बॉडी को हम स्टॉप कर सकते हैं या उसको इसकी स्पीड को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे कि आपको एक पिक्चर नज़र आ रही है, मिसाल के तौर पे यहाँ पे एक कार है और एक बंदा उसको पुश कर रहा है, उसको धक्का दे रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कितनी फोर्सेस लग रही है इस कार के ऊपर। एक तो इस कार का वज़न है जो कि ज़मीन के ऊपर एक्ट कर रहा होता है। ये देखिए, ये जो एरो आपको नज़र आ रहा है, ये असल में कार का वज़न है जो कि नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है। और जाहिर है जब कार का वज़न ज़मीन के ऊपर लग रहा है तो उसके रिएक्शन में ज़मीन इसके ऊपर एक फ़ोर्स लगाती है जिसको हम रिएक्शनल फ़ोर्स कहते हैं या नॉर्मल फ़ोर्स भी कहते हैं। वो ये वाली फ़ोर्स है, ठीक है। जो रिएक्शन फ्रॉम द ग्राउंड है वो ये वाली है, ठीक है। तो ये दूसरे को बैलेंस कर रही है, इसलिए बॉडी ना तो नीचे जा रही है ना ऊपर जा रही है। अच्छा, अब एक और फोर्स है जो कि ये बंदा आगे की तरफ फॉरवर्ड लगा रहा है, ठीक है, आगे की तरफ उसको धक्का दे रहा है। और इसके रिएक्शन में एक और फोर्स है जो कि टायर और रोड्स के दरमियान फ्रैक्शनल फोर्स है। ये पीछे की तरफ मूव कर रही होती है, ठीक है। अगर आप गाड़ी को आगे की तरफ मूव करेंगे तो ये जो फ्रैक्शनल फोर्स है पीछे की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। और अगर आप उसको मूव नहीं करेंगे तो ज़ाहिर है फ्रैक्शनल फोर्स भी नहीं होगी, ठीक है। जब बॉडी रुकी हुई है तो फिर फ्रैक्शनल फोर्स नहीं होती, लेकिन जैसे आप फोर्स बढ़ाएंगे तो इधर से फ्रैक्शनल फोर्स भी एक्टिव हो जाती है, और जितना फोर्स बढ़ा रहे होते हैं उतनी ही फ्रैक्शनल फोर्स बढ़ती जाएगी। आपके फोर्स के रिएक्शन में आप जो पुश कर रहे होते हैं गाड़ी को आगे की तरफ, इसके रिएक्शन में एक फ्रैक्शनल फोर्स बैकवर्ड अपोजिट टू द फोर्स विच यू आर अप्लाइंग ऑन द कार उसमें पैदा होती है। और ये सेल्फ एडजस्टिंग है। सेल्फ एडजस्टिंग का मतलब ये कि जैसे आप फोर्स बढ़ा रहे हैं फ्रैक्शनल फोर्स खुद ब खुद बढ़ती जाएगी, ठीक है। लेकिन इसकी अपनी एक लिमिट है। उस लिमिट से आगे जाके अगर आप उस लिमिट से फोर्स बढ़ा देंगे तो फिर क्या होगा कि ये जो गाड़ी है वो आगे की तरफ मूव करने लग जाएगी। अब वो लिमिटिंग फ्रैक्शन है वो आगे जाके हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे, लेकिन फ़िलहाल इतना समझ लीजिए कि जब भी फोर्स लगती है ना, ठीक है, तो उस सूरत में फिर क्या होता है कि बॉडी जो है ये अगर वो रेस्ट में है तो मूव करने लग जाएगी, और अगर वो यूनिफॉर्म मोशन में है तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी या उसकी स्पीड कम हो जाएगी। डिपेंड करता है कि आप उसको मज़ीद आगे फोर्स लगाते हैं या आप उसके मोशन के ख़िलाफ़ फोर्स लगाते हैं। अगर इसके मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में इसके ख़िलाफ़ फोर्स लगाएंगे तो बॉडी जो है वो रुकनी शुरू हो जाएगी, और अगर आप उसके फोर्स के मोशन के डायरेक्शन में ही फोर्स लगाएंगे तो स्पीड और बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये तमाम सूरतें हैं जिस सूरत में हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो देखिए फोर्स की, अगर आप फोर्स को डिफ़ाइन करते हैं तो फोर्स की एक सिंपल डिफिनेशन आप उसको डिटेल के साथ वो ये है कि फोर्स इज़ दैट एजेंट which produces motion in a body or tend to produce, ठीक है। tend to produce का मतलब क्या है? tend to produce का मतलब ये है कि एक बच्चा एक बहुत बड़ी कार है उसको धक्का दे रही है। जो बच्चा धक्का दे रहा है, ठीक है ना, बड़ी कार को, तो कार तो हरकत में नहीं आएगी, इसलिए कि बच्चे की जो फोर्स है वो कम है, उस कार को मूव करने के लिए वो इनफ नहीं है। तो इस सूरत में ऐसा नहीं कि बच्चा फोर्स नहीं लगा रहा, फोर्स तो लगा रहा है, लेकिन जितनी फोर्स चाहिए गाड़ी को मूव करने के लिए उतनी फोर्स नहीं लगा रहा। तो इस सूरत में हम कहेंगे कि टेंड टू प्रोड्यूस, ठीक है, इन्हें प्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहा होता है,
अगरचे वो मोशन तो प्रोड्यूस नहीं कर सकता लेकिन कोशिश कर रहा है, तो जो कोशिश है ये भी फोर्स है, ठीक है। तो देखिए कि a force is that agent which produces motion in a body or tend to produce stop the motion of a body or tend to stop, मतलब मोशन को स्टॉप कर देती है या टेंड टू स्टॉप कर देती है, मतलब कोशिश करती है स्टॉप करने की। ज़ाहिर है अगर उसको स्टॉप करने के लिए फोर्स इनफ नहीं होगी तो गाड़ी नहीं रुकेगी, ठीक है। एक कार स्पीड से आ रही है, एक बंदा रास्ते में खड़ा होकर उसको रोकने की कोशिश कर रहा है तो कुचल डाल देगा उसको, इसलिए कि उनको रोकने की फोर्स जो है वो कम है उस कार को रोकने के लिए, ठीक है। लेकिन ये होगा कि कार के उसकी फोर्स लाजमी कुछ ना कुछ एक्ट तो करेगी लेकिन गाड़ी रुकेगी नहीं, ठीक है। अच्छा, दूसरा ये है कि चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ बॉडी और टेंड टू चेंज। आपने फुटबॉल खेलते हुए एक खिलाड़ी को देखा हुआ होगा, वो हर पॉइंट पे आगे जाके गाड़ी की डायरेक्शन, बॉल की डायरेक्शन को चेंज कर रहा होता है, ठीक है। एक इधर से चेंज कर लेता है, किसी और तरफ फेंकता है, फिर किसी दूसरे साथी को फेंक देता है और हर पॉइंट पे वो डायरेक्शन को चेंज कर रहा होता है। इस तरह से अगर आपने क्रिकेट में भी ऐसे ही होता है, बॉलर विकेटों पे गेंद फेंकता है और जो बैट्समैन होता है वो उसको ग्राउंड से बाहर फेंक देता है, ठीक है, चक्का लगाता है, चौका वगैरह, या किसी दूसरे डायरेक्शन में शॉट मारता है। तो इन तमाम सूरतों में फोर्स इस्तेमाल हो रही होती है, ठीक है। तो ये तो फोर्स की डेफिनेशन हो गई। आप ये जो डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है आप ये वाली लिख दीजिएगा। फोर्स इज द एजेंट दैट चेंजेस द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन ऑफ बॉडी। अगर बॉडी रेस्ट में है तो उसको चेंज कर लेती है, यानी हरकत में लेकर आती है, और अगर बॉडी मोशन में है तो उसको स्टॉप कर देती है। फोर्स के लिए जो हम यूनिट इस्तेमाल करते हैं वो न्यूटन है। अब 1 न्यूटन को हम किस तरह से डिफाइन करते हैं, ठीक है। 1 न्यूटन इज द अमाउंट ऑफ फोर्स दैट कैन प्रोड्यूस 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन इन 1 किलोग्राम मास, ठीक है। अगर आप न्यूटन सेकेंड लॉ को पढ़ेंगे तो न्यूटन, ये जो न्यूटन को डिफाइन किया गया है एक्चुअली न्यूटन सेकेंड लॉ मोशन से डिफाइन किया गया है, ठीक है। और न्यूटन सेकेंड लॉ का जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है वो ये है, वो कहते हैं कि यानी जब किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगती है तो उसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। ये एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स होती है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द बॉडी है। उसका जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है वो ये हमारे पास आ रहा है, यानी वो इस तरह से कि यानी ये है कि F इज इक्वल टू एम है, ठीक है। F इज इक्वल टू एम ए, ठीक है। अब आप देखें 1 न्यूटन, अब इसका यूनिट क्या है फोर्स का, न्यूटन, मास का किलोग्राम, और एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जब आप इसको डिफाइन करेंगे तो 1 न्यूटन फोर्स कितनी फोर्स होती है, ये वो फोर्स है जो 1 किलोग्राम बॉडी के अंदर 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करे। असल में ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का, और उसी से न्यूटन को डिफाइन किया गया। तो 1 न्यूटन फोर्स इज दैट अमाउंट ऑफ फोर्स which produces 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऑफ एक्सेलरेशन इन 1 किलोग्राम बॉडी, ठीक है। तो ये फोर्स इन 1 न्यूटन की डेफिनेशन हमारे पास हो गई, ठीक है। ओके, अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है वो मोमेंटम है, ठीक है। मोमेंटम, अब मोमेंटम क्या चीज़ है, द प्रोडक्ट ऑफ मास इन वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम, ठीक है। यानी जब आप किसी बॉडी के मास को इसके वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दें, सो यू आर गेटिंग मोमेंटम, ठीक है। इसको उर्दू में मायारी हरकत भी कहते हैं। यानी इसका मतलब क्या है कि देखिए P इज इक्वल टू एम वी, उसका यहाँ पे जो डेफिनेशन गिवन है, द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द मास मल्टीप्लाइड बाय द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये उसकी डेफिनेशन हमारे पास आ रही है। मोमेंटों का सिंपल एक एग्जांपल से अगर आप समझना चाहते हैं, देखिए 2 चीज़ें ध्यान में रख लीजिएगा। मिसाल के तौर पे बंदूक से निकलने वाली गोली, उसकी स्पीड ज़्यादा होती है, और अगर उसी गोली को आप हाथ से फेंक दें तो उसकी स्पीड कम होती है। तो बंदूक से निकलने वाली गोली, अब देखिए मास सेम है, इसमें क्या है, मास सेम है, एक ही गोली है जो बंदूक से फायर होती है और वही गोली आप हाथ से फेंकते हैं। तो अगर आप बंदूक से फायर करेंगे तो वो डैमेज कर देते हैं बॉडी को, ठीक है ना, किसी भी चीज़ के ऊपर लगती है तो उससे आर पार हो जाती है। लेकिन अगर वही गोली जो कि वही गोली है, मास सेम है, लेकिन आप उसको किसी चीज़ पर किसी मतलब हाथों से हिट कर देते हैं किसी चीज़ को, तो उससे कुछ भी नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे मोमेंटम ज़्यादा है बंदूक से निकलने वाली गोली की, उसकी स्पीड की वजह से, ठीक है। अच्छा, अब आप ये देख लीजिएगा कि मिसाल के तौर पे आपके पास 2 गाड़ी आ रही है, एक साइकिल है और एक कार है, स्पीड दोनों की सेम है,
एक ही स्पीड से दोनों आ रहे हैं। लेकिन अब ये देखिए मिसाल के तौर पे दोनों 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आ रहे हैं, तो साइकिल अगर किसी दीवार को लगती है तो कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर उसी स्पीड से यानी सेम स्पीड है, अगर कार लगती है तो दीवार गिर जाती है और कार भी डैमेज हो जाती है। ठीक है, उसकी वजह क्या है? क्योंकि साइकिल की जो मास है वो कम है। अब देखिए दोनों सूरतों में स्पीड सेम है, लेकिन साइकिल का मास कम है, कार का जो मास है वो ज़्यादा है। तो यहाँ पे मोमेंटम मास की वजह से, कार का जो मोमेंटम ज़्यादा है वो मास की वजह से है। ठीक है, और अगर ये दोनों चीज़ें ज़्यादा हो जाएं तो फिर तो मोमेंटम बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड, जो है ये जो मोमेंटम है उसको पी से ज़ाहिर करते हैं, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, और द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम आपके पास आता है। ठीक है, अच्छा, यूनिट ऑफ मोमेंटम आप इसी फार्मूले से निकाल सकते हैं। जैसे मास के लिए किलोग्राम आ रहे हैं और वेलोसिटी के लिए मीटर पर सेकेंड आ रहे हैं, तो यूनिट ऑफ मोमेंटम जो होगा वो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। देखिए आपके पास ये दिया हुआ इसमें से। ठीक है, कि मोमेंटम जो है, ठीक, मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी, मास के लिए किलोग्राम आ रहे हैं और वेलोसिटी के लिए मीटर पर सेकंड आ रहे हैं। ठीक है, वेलोसिटी के लिए मीटर पर सेकंड आ रहे हैं, तो इस तरह से किलोग्राम मीटर पर सेकंड, और ये अल्सो न्यूटन सेकंड के बराबर है। ये जो किलोग्राम मीटर पर सेकंड है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ये न्यूटन सेकंड के बराबर है। इसको आप किस तरीके से कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, यानी किलोग्राम मीटर पर सेकंड को हम न्यूटन सेकंड में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, मैं आपको करके दिखा देता हूँ। देखो इस तरह से कि ये किलोग्राम मीटर पर सेकंड हमारे पास यूनिट है मोमेंटम का, किलोग्राम और मीटर पर सेकंड। ठीक है, हमने इसको प्रूव करना है, न्यूटन सेकंड में कन्वर्ट करना है, क्योंकि दोनों एक ही, यानी किलोग्राम मीटर पर सेकंड इज इक्वल टू न्यूटन सेकंड के बराबर है। ठीक है, तो ये न्यूटन सेकंड के बराबर कैसे है, तो देखिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ये किलोग्राम मीटर पर सेकंड, इसको सेकंड से मल्टीप्लाइड भी कर दें और डिवाइड भी कर दें। हम क्या करते हैं, एक एडिशनल वर्क करते हैं, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय सेकंड। ठीक है, देखिए इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसलिए कि सेकंड से मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड भी कर दिया। अगर आप इन दोनों को कैंसिल आउट कर दे तो यू विल गेट 1 एंड यू विल गेट द सेम रिजल्ट इज दिस वन। ठीक है, तो इसलिए, लेकिन हमने करना नहीं है, हमने ये चीज़ प्रूव करनी है, न्यूटन सेकंड को प्रूव करना है। तो अब आप क्या कीजिए, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा किलोग्राम, ये देखिए किलोग्राम मीटर सेकंड मल्टीप्लाइड बाय सेकंड इस सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, और ये आपके पास आ रहा है सेकंड। हमने क्या किया, ये किलोग्राम वैसे आ गया, ये मीटर वैसे ही आया, इन दोनों को हमने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया, तो सेकंड मल्टीप्लाई बाय सेकंड सेकंड स्क्वायर आपके पास आ रहा है, ये सेकंड अभी आपके पास रहता है। तो ये किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर फोर्स का यूनिट है, 1 न्यूटन आपके पास आता है। ठीक है, इन फोर्स मैंने पहले बताया था, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है, F इज इक्वल टू ma। अब m आपके पास, m के लिए जो मास है उसके लिए यूनिट क्या है, किलोग्राम है, और जो एक्सेलरेशन है उसके लिए यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये किस चीज़ के बराबर है, 1 न्यूटन के बराबर है। किस चीज़ के बराबर है, 1 न्यूटन, क्योंकि फोर्स का यूनिट न्यूटन है और वो क्या है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसकी जगह हम न्यूटन लिख सकते हैं। तो देखिए ये जो हमारे पास आ जाएगा, दिस इज न्यूटन आ गया, और ये आपके पास आ जाएगा सेकंड। तो इस तरह से किलोग्राम मीटर पर सेकंड जो हमारे पास आ रहा है, दैट इज इक्वल टू न्यूटन सेकंड के बराबर है। तो इस तरह से जो गिवन है वो इस तरीके से आपके पास ये न्यूटन सेकंड आ रहा है। इस चैप्टर के मजीद कुछ टॉपिक्स हैं जो कि हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह इसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू।